नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के YouTube चैनल पर एक बार पुनः मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी BA प्रथम वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी। कल की क्लास में हमने जो प्रारंभ किया था, हमने जो उत्तर भारत में जो इनका जो सभ्यताओं का पूरा पाषाण काल के तहत, पूरा पाषाण काल हम पढ़ रहे हैं, पैलियोलिथिक एज, उसके तहत जो अध्ययन की दृष्टि से इतिहासकारों के द्वारा जो भारत में पूरा पाषाण कालीन सभ्यताएं हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया गया था। 5 भागों के तहत जो चारों दिशाओं के नाम और एक मध्य भारत को रखा गया। अब हम उत्तर भारत को कल पढ़ रहे थे। उत्तर भारत के दौरान जो हमने 2 सभ्यताएं उत्तर भारत में विकसित हुई थी, एक तो प्राक सोहन सभ्यता यानी सोहन सभ्यता से पहले की सभ्यता, और एक सोहन सभ्यता, जिसे सोआ और सोहन में आप कंफ्यूज मत होइए। जो सोआ है उसे ही सोहन कहते हैं। जो सोन नदी के आसपास, सिंधु और उसकी सहायक नदी सोन, उसके आसपास की जो सभ्यताएं हैं उसे सोहन घाटी सभ्यता कहा जाता है। और उन सभ्यताओं के अलावा जो आसपास के क्षेत्रों में उससे पहले के जो औजारों के अवशेष मिले, उसके आधार पर पहले वाली को प्राक सोआ सभ्यता कहा गया। अब आज हम सोआ सभ्यता पढ़ेंगे जो दूसरी है। इस 2 सभ्यताओं के तहत आज हम सोआ सभ्यता यानी सोहन सभ्यता को पढ़ेंगे, जो सिंधु और सोन नदी के आसपास हमें मिलती है और कई स्थल्स और साइट्स यहाँ अपने को मिलते हैं, और पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार हमें यहाँ से मिलते हैं। तो इस सोआ सभ्यता को भी अध्ययन की दृष्टि से, सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं हम। एक तो प्रारंभिक सोआ सभ्यता, इसका विभाजन जो सोहन सभ्यता है, सोआ और सोहन में फर्क नहीं है कोई भी, तो एक तो प्रारंभिक सोहन सभ्यता और एक परवर्ती यानी बाद की सोहन सभ्यता। अगर इनका टाइम पीरियड की बात की जाए तो टाइम पीरियड जो हमने पृथ्वी के विकास के काल को विभाजित जो 4 भागों में विभाजन किया था, एक तो पहला जो इयोजोइक है, इयोजोइक, पेलियोजोइक, मिसोजोइक और नियोजोइक, सिनोजोइक, जो चौथी अवस्था है, क्वाटरनरी एज है, उसके तहत चौथी अवस्था के तहत हिमखंड युग है, उनकी शुरुआत होती है। जो हिमकाल होते हैं उनकी शुरुआत, उनके दौरान जो हमने जो ये नियोजोइक चौथी अवस्था है उसको माना था 65 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 वर्ष पूर्व तक। उसी समय के दौरान जो पूरा पाषाण कालीन युग की शुरुआत होती है, और उसी के दौरान 4 हिमखंड आते हैं। जो हमने पुराणों में हमारे जो कहा जाता है कि पृथ्वी पे पहले बर्फ जमी हुई थी, वो धीरे धीरे पिघली थी। पहले तो पृथ्वी जो आग का गोला थी और उसके पश्चात ठंडी हो गई थी, उसके पश्चात कई क्षेत्रों में बर्फ जमी थी और पहाड़ी क्षेत्रों में कई समय तक बर्फ जमी रही। जो कल की अपने जो प्राक सोआ सभ्यता में पढ़ा था कि कश्मीरी क्षेत्र में जो 15,000 वर्षों पूर्व ही बर्फ पिघली, तभी वहाँ मानव का अस्तित्व देखने को मिलता है। तो लगभग ये सभ्यता द्वितीय हिमखंड युग में देखने को मिलती है। तो वो अनुमानतः इसका समय देखा जाए तो 4 लाख वर्ष से 2 लाख वर्ष पूर्व तक, यानी लाख BC बिफोर क्राइस्ट, ईस्वी पूर्व तक ये समय माना जाता है जो प्रारंभिक सोहन सभ्यता है उसका। और इसमें बात की जाए जो टूल्स, जो पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए जाने वाले औजार मिलते हैं, तो वो किस तरह के होते हैं, तो उनको क्या क्या नाम से पुकारा जाता है। तो उपल और चिपुट, ऐसे जिसे छिपुट भी कहा जाता है, ये जो टूल्स है, उपकरण है, औजार, पत्थर के औजार है, ये यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके पश्चात परवर्ती, उस सभ्यता के बाद में जो आगे की सभ्यता है, सोआ सभ्यता को सुविधा की दृष्टि से अध्ययन के आधार पर 2 भागों में विभाजित किया, प्रारंभिक सोआ सभ्यता और परवर्ती सोआ सभ्यता। तो ये 2 लाख वर्ष पूर्व जो इसके समाप्त होने के पश्चात ये शुरू हो जाती है, और ये लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक ये काल इसका माना जाता है। इसमें भी ये उपल टाइप के जो टूल्स यही यहाँ देखने को मिलते हैं, और क्रोड टाइप के टूल्स और हैंड एक्स यहाँ देखने को मिलती है। अब इन टूल्स के बारे में थोड़ा विस्तार से हम जानेंगे, ये टूल्स किस प्रकार के हैं। तो अपन बात करें तो ये उपल जो टूल्स हमने पढ़ा, जो इसे पेबुल्स भी कहते हैं। पेबुल्स जो अंग्रेजी शब्द है, इसे अंग्रेजी में पेबुल्स कह सकते हैं, यानी बटिकास्म कहा जा सकता है। अब ये पत्थर कैसा होता है, जो नदियों के आसपास जो सभ्यताओं का विकास हुआ था, वो नदियों के आसपास हुआ जहाँ जल था।
तो नदियों में जो पत्थर नदियों के साथ में बहते हैं और रगड़ खा खा के वो गोल हो जाते हैं। तो आपने भी कई जगह देखा होगा जो बट्टे हैं जो घरों में गोल टाइप के, जो अपने जो रेती आती है मकान बनाने के लिए और वो जो नदियों के बहाव क्षेत्र से आती है, तो उनमें जो गोल गोल पत्थर होते हैं इस टाइप के, जो ये बटिकास्म टाइप के पत्थर होते हैं। तो बटिकास्म के औजार के रूप में ये कैसे प्रयोग करते थे, इसके ये जो भाग है इनको निकाल दिया जाता था, इसे औजार का रूप दिया जाता था इस तरीके से। तो ये बटिकास्म को इनके द्वारा औजार का रूप दिया जाता है और इनके द्वारा जो ये औजार प्रयुक्त में लिया जाता है। अब बात करते हैं जो अपने चिपुट टाइप के औजार की बात की, तो चिपुट ये जो क्लेवर्स भी इसे कहते हैं, जिसे चिपुट, पपड़ी और विदारणी भी कहा जाता है, ये मुख्यतः मांस को चीरने के लिए प्रयुक्त में की जाती थी। अब ये बटिकास्म में जैसे ये हिस्सा निकाला है इन्होंने, तो ये हिस्सा है जो एक पपड़ी की टाइप का हो जाता है, यानी चीरने के लिए जो काम में आता है उसे विदारणी कहा जाता है। अब बात करते हैं दूसरे जो टूल्स की, जो पत्थर का उपकरण है उसे क्रॉड कोर भी कहते हैं, जिसे क्रॉड, ये जो पत्थर से औजार बनाने की उन्नत टेक्नोलॉजी को ही कहा जाता है। यानी इनमें ही जो इनोवेशन, नवाचार करके, सुधार करके इन हथियारों को उन्नत तरीके से बनाया जाता है उसे क्रॉड कहा जाता है। और हैंडेक्स के बारे में आप जानते होंगे, हस्त कुटार कुल्हाड़ी। अब ये जो पत्थर की कुल्हाड़ी होती थी वो हाथ से पकड़ के ही चलाते थे, ये नहीं है जो इसमें पत्थर का इस तरीके से जो पत्थर है, जो एक जो कल अपन ने बनाया था इसी टाइप का, ये यहाँ से हाथ से पकड़ के इसको हाथ से पकड़ा जाता था और इसे चलाया जाता, तो ये हस्तकुटार कहलाता है। इस टाइप के जो टूल्स अपने को यहाँ जो पत्थरों के औजार उपकरण देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं इनके साइट्स की। जो पुरापाषाण कालीन सभ्यता के तहत जो हम उत्तर भारत की प्राक सोआ सभ्यता और सोआ सभ्यता पढ़ रहे हैं, तो सोआ सभ्यता की जो साइट्स, उसके स्थल से कौन कौन से स्थल मिलते हैं जहाँ से हमें इस सभ्यता के जो पत्थरों के औजार और उपकरण मिलते हैं, जिसके आधार पर हमारे द्वारा अनुमान लगाया जाता है। अब एक ये चौत्र स्थल है जो सोहन नदी है। वर्तमान में सोहन नदी की बात करें तो ये पाकिस्तान के क्षेत्र में आती है। तो यहाँ से अपने को क्या मिलता है, कई टाइप के टूल्स मिलते हैं, जैसे उपल, चिपुट, इस टाइप के टूल्स यहाँ हैंडेक्स अपने को देखने को मिलता है। तो ये तीन टाइप के टूल्स अपने को यहाँ मिलते हैं, जो उपल, चिपुट और हैंडेक्स देखने को मिलता है। और उसी दौरान जो ये सोहन की एक सहायक नदी है, सील नदी, उस पर जो ढोक पटान, पिंडी देव, यहाँ से अपने को क्या होता है कि यहाँ से अपने को जो क्रोड टाइप के टूल्स और मिलते हैं, साथ में वो तो मिलते ही हैं, जो उपल, चिपुट है और हैंडेक्स है वो मिलती है, उसके अलावा क्रोड टाइप के जो कोर टाइप के जो टूल्स है ये मिलते हैं। ये उन्नत किस्म के जो उन्नत टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाए गए जो पत्थरों के औजार अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं, इन स्थल से ढोक पटान और पिंडी देव से। और बात करते हैं अदर साइट्स की, जो अन्य स्थल है, तो अपने को व्यास, बाणगंगा, सिरसा, ये नदियां हैं, इनके आसपास जो सभ्यता है, नदी घाटी सभ्यता, नदियों के आसपास कई क्षेत्र मिलते हैं जहां से इस सभ्यता से संबंधित अपने को उपकरण देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए पहाड़ी क्षेत्रों में, तो शिवालिक जो पहाड़ी है, धौलागढ़ और शिमला क्षेत्र की जो पहाड़ियाँ, हिमाचल प्रदेश की ये पहाड़ियाँ हैं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश की, और ये शिवालिक जो हिमालय का क्षेत्र है, यहाँ से अपने को पूरा पाषाण कालीन मानव द्वारा प्रयुक्त में किए गए औजार यहाँ भी देखने को मिलते हैं। और एक क्षेत्र है जो नालगढ़, सिरसा नदी के आसपास, जो हरियाणा के यहाँ के आसपास का क्षेत्र देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी अपने को क्या है, पूरा पाषाण कालीन मानव के द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार मिलते हैं। उसके अलावा बात की जाए, ये गुलेर का क्षेत्र, एक जो कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश के आसपास का एरिया है, वहाँ से अपने को क्या है, जो गुलेर घाटी में
एक कारखाना मिलता है। ये कारखाना किस तरह का कारखाना मिलता है? ये कारखाना वो मिलता है जो पत्थर के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो औजार बनाने का कारखाना अपने को यहाँ देखने को मिलता है। एक ही जगह पर कई सारे जो पत्थरों के औजार मिलते हैं, जिसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि किसी समय यहाँ पे पत्थरों के द्वारा औजार बनाए जाने का, टूल्स बनाए जाने का, उपकरण बनाए जाने का कारखाना यहाँ रहा होगा। तो पूरा पाषाण काल से संबंधित जो पत्थर के औजार बनाने का कारखाना अपने को कहाँ देखने को मिलता है? तो ये अपने को गुलेर में देखने को मिलता है, जो कांगड़ा घाटी के आसपास कांगड़ा घाटी में स्थित क्षेत्र है। अब बात करते हैं देहरा गोपुरी की। तो ये देहरा गोपुरी है, ये भी एक कांगड़ा घाटी के आसपास का क्षेत्र है। यहाँ से क्या मिलता है? यहाँ से अपने को जो पत्थर पे एक तरफ की धार और उसके अलावा दोनों तरफ की धार मिलती है पत्थर के औजारों पे, जो एक साइड वाली धार और दोनों साइड वाली धार भी देखने को मिलती है। यहाँ मुख्यतः इसका देखा जाए तो प्रयोग जो शिकार करने में या मांस को चीरने में, ये आदि के लिए ये प्रयोग में लिया जाता होगा। अब बात करते हैं नंदरुल, कोफला और धवल थाना। ये क्षेत्र, तीनों क्षेत्र ये हिमाचल प्रदेश से, हमें हिमाचल प्रदेश में है स्थित। और यहाँ से अपने को क्या है, हैंड एक्स और अन्य औजार मिलते हैं। हैंड एक्स की बात करें तो हस्तकुटार, आप समझ ही रहे हो, हस्तकुटार ये मिलती है। और उसके अलावा अन्य कई उपल, चिपुट है, जो औजार अपने को क्रोड टाइप के औजार है, कोर संबंधित, वो अपने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये हमने जाना जो सोआ सभ्यता है वो उसके जो कौन कौन से स्थल है जहाँ से अपने को औजार मिलते हैं, और उसके अलावा कौन कौन से औजार इनके द्वारा प्रयुक्त किए जाते थे और इनका समय काल कितना रहता है, ये हमने इस क्लास में जानता। एक हम जो फॉसिल जो शब्द है उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। फॉसिल किसे कहा जाता है? अगर बात की जाए, ये फॉसिल अंग्रेजी वर्ड है। तो फॉसिल जो जीवाश्मशील, जिसे जीवाश्म भी कहा जाता है, शिलीभूत भी कहा जाता है, अस्थि पंजर भी कहा जाता है। ये जीवाश्म कौन थे? जो जीव के अंश जो पीछे रह जाते हैं उसे जीवाश्म के। जो पथरीला जो पहाड़ियों का इलाका है वहाँ पे अगर कभी पूरा पाषाण कालीन मानव के जो अस्थि पंजर अपने को किसी शिला में या पत्थर में दबे हुए देखने को मिलते हैं, उसे फॉसिल जीवाश्म कहते हैं। अगर फॉसिल और जीवाश्म की बात करें तो ये अपने को उत्तर भारत में इस सोआ सभ्यता में कहीं भी देखने को नहीं मिलते। लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि सोआ सभ्यता जो पंजाब का आधुनिक क्षेत्र है, वहीं से जो भारत में प्रथम बार मानव का अस्तित्व देखने को मिलता है। लेकिन कई इतिहासकारों के द्वारा इस बात को स्वीकारा नहीं जाता। डी टेरा और पीटरसन महोदय द्वारा कहा जाता है, अनुमान लगाया जाता है कि ये दक्षिण भारत से ही मानव, पहले अगर कोई मानव का अस्तित्व देखने को मिलता है तो वो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है। और ये आधार, उन अनुमान किस आधार पर लगाया जाए तो दक्षिण भारत में जो तमिलनाडु में मिलने वाली हैंडेक्स है, यानी जो हस्तकुटार है, उसी तरह के जो सेम हस्तकुटार यहाँ उत्तर भारत में देखने को मिलते हैं। तो उसी आधार पर इनके द्वारा अनुमान लगाया जा सकता है, लगाया गया है जो डी टेरा और पीटरसन के द्वारा, कि किसी समय जो दक्षिण भारत से प्रव्रजन करके और मनुष्य यहाँ उत्तर भारत पंजाब क्षेत्र में आता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे पहले फॉसिल जीवाश्म भी देखने को मिलते हैं, उसे पूरा पाषाण काल युग से संबंधित। तो विद्यार्थियों, जो अपने चैप्टर है उसके तहत जो भारत में जो प्रागैतिहासिक, पूर्व ऐतिहासिक काल के तहत पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। पाषाण काल को हमने 3 भागों में विभाजित किया था, आपको जो याद ही होगा, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। उसके तहत हम पूरा पाषाण काल को पढ़ रहे हैं। और पूरा पाषाण काल जिसे पैलियोलिथिक एज कहा जाता है, उसके तहत जो भारत का भौगोलिक विभाजन है पूरा पाषाण काल युग से संबंधित मिलने वाले औजारों और अवशेषों के आधार पर 5 भागों में किया गया। उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत और मध्य
भारत। तो उसके तहत आज हमने उत्तर भारत की जो सोवा सभ्यता उसका अध्ययन किया। उत्तर भारत की सभ्यताओं को भी दो भागों में विभाजित किया था, प्राक सोवा सभ्यता और सोवा सभ्यता। सोवा सभ्यता से तात्पर्य सोहन सभ्यता, ये सोहन नदी के आसपास मिलने के कारण इसे सोवा सभ्यता कहा जाता है। और सोवा सभ्यता को प्रारंभिक सोवा सभ्यता और परवर्ती सोवा सभ्यता में विभाजित कर दिया जाता है। ये इनका समय रहता है और ये उपकरण अपने को जो उपुल, चिपुट, क्रॉड है, हैंडेक्स है, ये यहाँ को कोर टाइप के जो देखने को मिलते हैं। और ये इनकी साइट्स रहती है जो स्थल है, जो चौत्र है, ढोक पठान है, पिंडी देव है और व्यास, बाणगंगा, सिरसा नदियों के आसपास शिवालिक, धौलागढ़, शिमला की पहाड़ियाँ, नालागढ़, गुलेर, देरा गोपुरी, ये नंदरुल, कोफला, धवल थाना, यहाँ से अपने को क्या मिलते हैं, जो चौहान सभ्यता है उससे संबंधित जो मानव है, पूरा पाषाण काल का मानव, उसके द्वारा प्रयुक्त किए गए औजार अपने को यहाँ देखने को मिलते हैं। और ये जीवाश्म की बात की जाए तो सोवा सभ्यता में से संबंधित जीवाश्म हमें उत्तर भारत में देखने को नहीं मिलते। तो ये जो आज अपने पढ़ा है इसमें कुछ शब्द जो आपको कठिन लगेंगे, कुछ कठिन है, लेकिन इसको आप बार बार दोहराइए और इसका रिवीजन कीजिए 2 या 3 बार दिन में, और जिससे क्या आप अपने हाथों से नोट्स बनाइए और जो ये वर्ड्स हैं उनको खुद आप अपने हाथों से लिखोगे तो याद करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। और इसका बार बार जो रिवीजन दोहरान आप करते रहिए तो ये आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। ये थोड़े कठिन वर्ड है, कठिन शब्दार्थ हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बोलिए यहाँ तक। किसी तरह की समस्या हो, शंका हो या कोई चीज़ आपको पूछनी है तो आप पूछ सकते हो और निसंकोच, जो कमेंट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से किसी तरह से आप पूछ सकते हो। आपके सुझाव आमंत्रित है। और भी कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आ रही या उसको विस्तृत रूप से आप जानना चाहते हो तो आपको जो अन्य स्रोतों के द्वारा जो जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल की क्लास में हम जो आगे के जो भौगोलिक विभाजन है उसके द्वारा जो शायद पश्चिमी भारत का ही विभाजन आ रहा है, तो पश्चिमी भारत के तहत जो ये पूरा पाषाणकालीन युग को हम पढ़ेंगे। और उसके तहत जो अपने मुख्यतः बात की जाए तो राजस्थान में कई साइट्स आएंगी पश्चिमी भारत के तहत, और अपने आसपास की साइट्स की बात की जाए तो ये डीडवाना, जाइल, ये क्षेत्र भी आएंगे। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही और बहुत बहुत धन्यवाद।